मेरा नाम अरुण है। मैं 27 साल का हूं। मैं इंडिया के एक छोटे हरे भरे कोने मणिपुर में पैदा हुआ था, लेकिन मैंने इसे कभी सच में जाना नहीं। जब मैं बस एक बच्चा था, तब मेरे पेरेंट्स सिंगापुर चले गए थे, अपने बचपन की पहाड़ियों और नदियों को छोड़कर एक बिजी शहर में नई जिंदगी के लिए। उन्होंने हमारे लिए वहां एक अच्छी जिंदगी बनाई। मैं ऊंचे पेड़ों की बजाय ऊंची बिल्डिंग्स और चिड़ियों की आवाज की बजाय ट्रैफिक की आवाज सुनकर बड़ा हुआ। लेकिन मणिपुर हमेशा मेरे साथ था। ये मेरी मां की कहानियों और मेरे पिता की शांत आहों में रहता था। ये यादों और सपनों से बनी एक जगह थी। मेरे पेरेंट्स मणिपुर के बारे में प्यार और उदासी के मिक्सचर के साथ बात करते थे। उन्होंने मुझे जंगली सेबों के स्वाद और ठंडी सुबह की धुंध के एहसास के बारे में बताया। उन्होंने त्योहारों का वर्णन किया, जो रंगों और संगीत से भरे होते थे, जहां पूरा गांव एक साथ नाचता था। लेकिन उन्होंने अंधेरों के बारे में भी बात की, पुरानी परेशानियों के बारे में जो कभी-कभी घाटियों को सताने के लिए वापस आ जाती थी। जब मैंने उनसे कहा कि मैं विजिट करना चाहता हूं, तो उनके चेहरों पर गर्व और चिंता दोनों थी। यह तुम्हारा घर है मेरे बेटे, मेरे पिता ने कहा। उनका हाथ मेरे कंधे पर था। तुम्हें इसे देखना चाहिए, लेकिन सावधान रहना। दुनिया हमेशा उतनी दयालु नहीं होती जितनी हम चाहते हैं। मेरी वाइफ मीरा मुझसे उतनी ही एक्साइटेड थी। उसने मेरे घर को केवल फोटोग्राफ्स और मेरी मां के बनाए खाने से ही जाना था। वह असली मणिपुर देखना चाहती थी, वह जगह जिसने उस आदमी को शेप दिया था जिससे उसने शादी की थी। हमने महीनों तक अपनी ट्रिप प्लान की, मैप्स और लोकटक लेक और उखरुल की हरी पहाड़ियों की तस्वीरें देखी। ऐसा लगा जैसे हम एक तीर्थ यात्रा की तैयारी कर रहे थे, एक पवित्र जगह की यात्रा। मेरे लिए यह एक हॉलिडे से बढ़कर था। यह खुद का एक हिस्सा खोजने का एक चांस था जिसके बारे में मैंने केवल सुना था। मैं उस मिट्टी पर खड़ा होना चाहता था जहां मेरे पूर्वज चले थे। निकलने से पहले मेरी मां ने हमारे लिए एक छोटा बैग पैक किया। उसमें कुछ घर के बने स्नैक्स और मैनिपुरी लोक कथाओं की एक छोटी पुरानी किताब थी। ये वो कहानियां हैं जिनके साथ मैं बड़ी हुई, उन्होंने कहा। उनकी आंखें नम थीं। शायद वे तुम्हें वहां कुछ कहेंगी। जब उन्होंने मुझे वह दी तो उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। यह एक साधारण जेस्चर था, लेकिन इसमें उनकी सारी उम्मीदें और डर थे। वह चाहती थी कि मैं अपनी जड़ों से जुड़ूं, लेकिन वह यह भी चाहती थी कि मैं सेफ रहूं। मैंने किताब को कसकर पकड़ा, उनके प्यार और मेरे परिवार के अनकहे इतिहास का बोझ महसूस करते हुए। यात्रा बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी जब हमने प्लेन में कदम रखा था। सिंगापुर से इंफॉल की फ्लाइट टाइम में ट्रैवल करने जैसी थी। जैसे ही हमारा प्लेन नीचे उतरने लगा, सिटी लाइट्स की साफ ग्रिड एक बहुत बड़े अंधेरे में बदल गई, जिसमें छोटे गर्म ग्लोब बिखरे हुए थे। हमारे नीचे पहाड़ियों और घाटियों की एक जमीन फैली थी जो तारों की चादर ओढ़े सो रही थी। मैंने अपना चेहरा खिड़की से चिपका लिया, सब कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। यह वही था, यह वही जगह थी जहां से मैं आया था। मीरा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, उसकी आंखें अचरज से चौड़ी थीं। जब हम प्लेन से उतरे तो हमें जिस हवा ने वेलकम किया वह अलग थी। यह ठंडी और ताजा थी, और इसमें गीली मिट्टी और उन फूलों की खुशबू थी जिनके नाम मैं नहीं जानता था। इसमें घर जैसी खुशबू थी। मेरे अंकल, एक दयालु आदमी जिनकी मुस्कान वार्म थी, हमें एयरपोर्ट पर मिले। उनका गले लगाना स्ट्रॉन्ग और वेलकमिंग था। जैसे जैसे हम शहर से कंट्री साइड की ओर बढ़े, दुनिया बदल गई। सड़कें छोटी थीं, हरे भरे खेतों से होकर घुमावदार थीं। ढलान वाली छतों वाले छोटे लकड़ी के घर पेड़ों के बीच शांति से खड़े थे। रंगीन फानक पहने महिलाएं सड़क के किनारे चल रही थीं, उनकी हंसी हल्की हवा में फैल रही थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा मेरे पेरेंट्स ने बताया था, लेकिन ज्यादा रियल, ज्यादा वाइब्रेंट। यह एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ को पूरे कलर में फटते हुए देखने जैसा था। हम अपने पेरेंट्स के पुश्तैनी घर से ज्यादा दूर नहीं, एक गांव में एक छोटे आकर्षक गेस्ट हाउस में रुके। मालिक बीरेन नाम का एक आदमी
हमारे आते ही हमें फैमिली जैसा ट्रीट करने लगा। उसने हमें हमारे कमरे में दिखाया, जिसमें एक बालकनी थी जो एक छोटी साफ नदी को दिखती थी। यह एक शांत जगह है, उसने मुस्कान के साथ कहा। यहां तुम्हें केवल नदी और चिड़ियों की आवाज सुनाई देगी। उस पहली रात मैं ज्यादा सोया नहीं। मैं बालकनी पर बैठा रहा, रात की आवाजें सुनता रहा, अपने चेहरे पर हल्की हवा महसूस करता रहा। यह एक ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं जानी थी। अगले कुछ दिन एक सपने जैसे थे। हम गांवों से होकर चले और लोग हमें देखकर मुस्कुराए। उन्होंने हमें अजनबियों के रूप में नहीं देखा, उन्होंने हमें जमीन के बच्चों के रूप में देखा जो वापस आ गए थे। हमने उनके साथ खाया, चावल, अजीब सब्जियों और तीखी चटनी के सिंपल मील शेयर किए जिनसे हमारी आंखों में पानी आ गया। हमने लोकल मार्केट विजिट किया, रंगों और आवाजों का एक कलाइडोस्कोप जहां महिलाएं ताजी सब्जियां और सुंदर हाथ से बुनी शॉल बेचती थी। मीरा ने एक शॉल खरीदी, उसके धागे पहाड़ियों की एक कहानी बता रहे थे। हम केवल टूरिस्ट नहीं थे, हम इस खूबसूरत जमीन की आत्मा से जुड़ रहे थे। मणिपुर में हमारे दिन सिंपल खुशियों से भरे थे। बीरेन हमारा होस्ट, हमारा गाइड बन गया। वह हमें लोकटक लेक पर तैरते हुए आइलैंड्स दिखाने ले गया। हम एक पतली नाव पर चले, पानी में चुपचाप सरकते हुए। मछुआरे इन आइलैंड्स पर छोटी झोपड़ियों में रहते थे। हम जब गुजरे तो उन्होंने हमें हाथ हिलाया। यह एक ऐसी दुनिया थी जो हमारी जानी पहचानी दुनिया से बहुत अलग थी। यहाँ जिंदगी अपनी गति से चलती थी, सूरज और सीजन्स के हिसाब से। मुझे अपनापन का एक अजीब एहसास हुआ, जैसे मेरा एक हिस्सा हमेशा यहीं रहा था, मेरे लौटने का इंतजार कर रहा था। हमने अपने गांव के आसपास की पहाड़ियों को एक्सप्लोर किया। हवा पतली और प्योर थी। हम पतले रास्तों पर चले, चीड़ और बांस के जंगलों से घिरे हुए। बीरेन ने हमें ऐसे फूल दिखाए जो केवल इन पहाड़ियों में उगते थे और ऐसे पंखों वाले पक्षी दिखाए जो गहनों जैसे थे। उसने हमें पुरानी कहानियां सुनाई, वही कहानियां जो मेरी मां की किताब में थीं। उन्हें उस जमीन में सुनाना जहां वे पैदा हुई थीं, उन्हें रियल महसूस करा रहा था। उसने जंगल की आत्माओं और बहादुर योद्धाओं के बारे में बात की। उसने पहाड़ियों में दो बड़ी कम्युनिटीज मेइतेई और कुकीज के बारे में भी बात की। उसने कहा कि वे दो भाइयों जैसे थे जो सदियों से एक साथ रह रहे थे। एक दोपहर हम एक बूढ़ी औरत के साथ बैठे थे जो एक खूबसूरत कपड़ा बुन रही थी। उसकी उंगलियां जीवन भर के अभ्यास से मिली स्किल के साथ चल रही थी। उसने हमें बताया कि वह जो पैटर्न बुनती थी वे उसके लोगों की कहानियां थीं। उसने शादियों और कटाई, दुख और खुशी के बारे में बात की। उसने हमें मीठी चाय ऑफर की और हमें दयालु आंखों से देखा। तुम्हारे चेहरे पर इस जमीन की झलक है, उसने मुझसे कहा। उसके शब्दों ने मेरे दिल को एक शांत खुशी से भर दिया। उस पल में मैं सिंगापुर से आया विजिटर नहीं था, मैं मणिपुर का बेटा था। लेकिन इस पैराडाइज में भी हमें बेचैनी की एक हल्की फुसफुसाहट महसूस हो रही थी। कभी कभी मार्केट में हम लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में इकट्ठा हुए देखते थे जो धीमी सीरियस आवाज में बात कर रहे थे। बीरेन कभी कभी चिंतित दिखता था, उसका खुश चेहरा थॉटफुल हो जाता था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या कुछ गलत है तो वह बस अपना सिर हिला देता और कहता, कुछ नहीं, बस पॉलिटिक्स, यह गुजर जाएगा। हमें समझ नहीं आया। हम जगह की सुंदरता में, उसके लोगों की दयालुता में खोए हुए थे। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि पहाड़ियों की शांतिपूर्ण फुसफुसाहट कभी चीखों में बदल सकती है। बदलाव अचानक आया, जैसे साफ दिन में तूफान आ जाए। एक नॉर्मल दोपहर थी। मीरा और मैं नदी से वापस आ रहे थे। हमारे पैर गीले थे और हमारे दिल भरे हुए थे। हमें गांव के चौक से म्यूजिक सुनाई दे रहा था। हमने सोचा कि यह कोई और त्योहार है, लेकिन म्यूजिक गलत था। यह खुशी वाला नहीं था, यह गुस्से वाला था। चीखें और चिल्लाहट आवाज में मिक्स हो रही थीं। लोग भाग रहे थे। उनके चेहरे सेलिब्रेशन से नहीं बल्कि डर से भरे थे। हम रुके। कंफ्यूज्ड थे। एक आदमी हमारे पास से भागा, उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। भागो,
वह चिल्लाया, वे घर जला रहे हैं, भागो। दुनिया पल भर में अफरा तफरी में बदल गई। हवा, जिसमें फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू थी, अब धुएं और डर की बदबू आ रही थी। हमने गांव की दिशा से मोटे काले धुएं का एक बादल उठते देखा। गुस्से वाली चीखें और तेज पास आने लगीं। हमें चीजों के टूटने की आवाज सुनाई दी, लकड़ी के टूटने की। बीरेन हमें मिला। उसने हमारी बाहें पकड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मेरे साथ आओ, जल्दी, हमें छिपना होगा। वह हेयर हमें मुख्य रास्ते से दूर खींच ले गया, गेस्ट हाउस के पीछे की ओर। मेरा दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। बस 1 घंटे पहले बच्चे इन गलियों में खेल रहे थे। गेस्ट हाउस की एक खिड़की से हमने उन्हें देखा। पुरुषों का एक झुंड, उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। वे लाठियां और मशालें लिए हुए थे। वे ऐसे नारे लगा रहे थे जो हमें समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका मतलब साफ था। यह प्योर नफरत थी। वे वही लोग नहीं थे जिनके साथ हमने चाय शेयर की थी। वे अजनबी थे, एक ऐसे पागलपन के वश में थे जो मैंने कभी नहीं देखा था। वे घरों में आग लगा रहे थे, लोगों को बाहर खींच रहे थे, उन्हें मार रहे थे। सुंदर, शांतिपूर्ण गांव एक वॉर जोन बन गया था। मेरा एक्साइटमेंट, मेरी खुशी, मेरा अपनापन, सब कुछ गायब हो गया। उसकी जगह एक ठंडा, सुन्न कर देने वाला डर आ गया। मीरा कांप रही थी। उसका हाथ मेरा इतना कसकर पकड़े हुए था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। मैंने उसे कसकर पकड़ा। उसे इस हॉरर से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम इससे बच नहीं पाए। हमने एक घर को आग की लपटों में घिरते देखा। आग लकड़ी की दीवारों को एक भूखे जानवर की तरह खा रही थी। हमें अंदर फंसे परिवार की चीखें सुनाई दीं। आसमान, जो साफ नीला था, अब आग की लाल चमक से सना हुआ था। यह मेरी मां की कहानियों वाला मणिपुर नहीं था। यह एक बुरा सपना था और हम इसके बीच में फंसे थे। पहाड़ियों की फुसफुसाहट तबाही की दहाड़ बन गई थी। बीरन हमें गेस्ट हाउस के पीछे एक छोटे से स्टोर रूम में ले गया। वह अंधेरा था और धूल और सूखी मसालों की गंध आ रही थी। यहीं रहो, कोई आवाज मत करना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने भारी लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और हम लगभग पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। दरवाजे के नीचे से एक पतली रोशनी की किरण आ रही थी, बाहरी दुनिया से हमारा एकमात्र कनेक्शन। हम भीड़ को करीब आते हुए सुन सकते थे। उनके कदमों की आवाज भारी थी। उनकी चीखें जानवरों के गुर्राने जैसी थीं। हम एक कोने में दुबक गए। मीरा, मैं और होटल स्टाफ की एक युवा महिला जिसका नाम लिंग था, जो हमारे साथ छिपी हुई थी। उस अंधेरे कमरे में समय रुक गया। बाहर से हर आवाज से हमारे दिल उछल जाते थे। हमने उन्हें मुख्य गेस्ट हाउस का दरवाजा तोड़ते हुए सुना। हमने उन्हें फर्नीचर तोड़ते हुए, धमकी भरे नारे लगाते हुए सुना। लिंग, युवा स्टाफ मेंबर, चुपचाप रो रही थी। उसका शरीर सिसकियों से हिल रहा था। वह दूसरी कम्युनिटी से थी जिसे टारगेट किया जा रहा था। अपने आंसुओं के बीच उसने हमें बताया कि वे उस जैसे लोगों को ढूंढ रहे थे। वे महिलाओं को उनके घरों से बाहर खींच रहे थे। मेरा खून जम गया। हिंसा रैंडम नहीं थी, यह टारगेटेड थी, यह क्रूर थी, यह निर्दोषों पर लक्षित थी। लकड़ी की दीवार में एक छोटी सी दरार से मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे हमेशा सताएगा। मैंने पुरुषों के एक समूह को 2 महिलाओं को उनके घर से घसीटते देखा। महिलाएं चीख रही थीं, दया की भीख मांग रही थीं, लेकिन पुरुषों की आंखों में कोई दया नहीं थी। उन्होंने उनके कपड़े फाड़ दिए। उनकी हंसी सबसे भयानक आवाज थी जो मैंने कभी सुनी थी। मैं असहाय महसूस कर रहा था, जगह पर जम गया था। मैं बस देख सकता था। मुझे अपने अंदर एक गुस्सा उठता हुआ महसूस हुआ। इस अन्याय, इस क्रूरता के खिलाफ एक गुस्सा। इंसान एक दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन पुरुषों को राक्षसों में किसने बदल दिया था? हम उस स्टोर रूम में इतनी देर तक रहे जो एक अनंत काल जैसा लगा। हिंसा की आवाजें घंटों तक जारी रहीं। हमने और चीखें सुनी और आगे देखी।
हम डर के कैदी थे, दूसरों की नफरत से फंसे हुए थे। लिंग अपनी भाषा में प्रार्थनाएं फुसफुसा रही थी। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मीरा मुझसे चिपकी हुई थी। उसका चेहरा मेरे कंधे में धंसा हुआ था। मुझे शर्म की एक भयानक भावना महसूस हुई। मैं अपनी वाइफ को यहां लाया था, अपने घर, उसे सुंदरता और शांति का वादा करते हुए। इसके बजाय मैं उसे नरक में ले आया था। कमरे का अंधेरा उस अंधेरे के मुकाबले कुछ भी नहीं था जो जमीन पर छा गया था। जैसे ही भीड़ की आवाजें धीरे धीरे दूर होने लगी, एक बेताब आइडिया मेरे दिमाग में आया। हम असहाय थे, लेकिन हम बेआवाज नहीं थे। मेरा फोन मेरी पॉकेट में था। उसमें थोड़ी बैटरी बची थी। कांपते हाथों से मैंने उसे निकाला। मुझे कुछ करना था। मैं बस अंधेरे में छिपा नहीं रह सकता था जब लोग पीड़ित थे। मुझे दुनिया को दिखाना था कि क्या हो रहा था। मुझे चुप्पी तोड़नी थी। दुनिया को इस खूबसूरत जमीन की सच्चाई देखनी थी जो नफरत से बिखर गई थी। यह एक छोटा सा एक्ट था, लेकिन यह मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास यही एक हथियार था। मैं दीवार की दरार के पास गया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं मुश्किल से फोन को स्थिर रख पा रहा था। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैंने जलते हुए घरों से उठते धुएं को फिल्माया। मैंने खाली सड़कों को फिल्माया जो मलबे और हिंसा के भूतों से भरी थी। मैंने उन लोगों को फिल्माया नहीं जो घायल थे। मैं नहीं कर सका। उनके सबसे कमजोर पलों में उनकी डिग्निटी चुराना गलत लगा। इसके बजाय मैंने कैमरा खुद पर कर लिया। मैंने एक धीमी जरूरी फुसफुसाहट में बात की। मैंने दुनिया को बताया कि मैं कौन था, मैं कहां था और मैं क्या देख रहा था। मेरा नाम अरुण है, मैंने फोन में फुसफुसाया। मैं मणिपुर में हूं। मेरा घर यह जल रहा है। लोगों को चोट लग रही है। महिलाओं पर हमला हो रहा है। हम छिपे हुए हैं। हम डरे हुए हैं। कृपया अगर कोई इसे देखता है तो मदद भेजें। दुनिया को पता चले कि यहां क्या हो रहा है। इस जगह को भुलाया ना जाए। मेरी आवाज डर और गुस्से से फटी हुई थी। मैं एक एक्टिविस्ट नहीं था। मैं एक जर्नलिस्ट नहीं था। मैं बस एक आदमी था जिसने कुछ भयानक देखा और चुप नहीं रह सका। अपनी बैटरी के आखिरी हिस्से से मैंने छोटा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मैंने न्यूज एजेंसीज, पॉलिटिशियंस, किसी को भी टैग किया जिसके बारे में मैं सोच सकता था। फिर हमने इंतजार किया। फोन डेड था। कमरा फिर से अंधेरा था, लेकिन अब उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी थी। शायद कोई इसे देखेगा, शायद कोई सुनेगा। घंटे गुजर गए। बाहर की चुप्पी उतनी ही डरावनी थी जितनी की आवाज हुई थी। फिर हमें एक नई आवाज सुनाई दी। यह सायरन की आवाज थी। पहले तो दूर थी, फिर तेज और तेज होती गई। मदद आ रही थी। मेरा छोटा वीडियो इंटरनेट के विशाल सागर में एक छोटी सी बूंद ने एक लहर पैदा की थी। दूसरे लोगों ने इसे शेयर किया था। इसे देखा गया था। हम अब अंधेरे में अकेले नहीं थे। आर्मी के आने से गांव में एक नाजुक शांति छा गई। सैनिक अपनी हरी यूनिफॉर्म में टूटी हुई सड़कों से गुजरे। उन्होंने कैंप लगाए और उन लोगों की मदद करना शुरू किया जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। आग बुझ गई थी, लेकिन धुआं अभी भी हवा में लटका हुआ था, बुरे सपने की एक ग्रे याद। हम आखिरकार अपनी छिपने की जगह से बाहर निकल पाए। हमारे गांव का नजारा दिल दहला देने वाला था। घर काले खाली खोखले थे। रंगीन बाजार राख का ढेर था। लोगों के चेहरे सदमे और दुख से भरे थे। मुस्कान गायब हो गई थी। बीरेन, जिसका चेहरा दुख से भरा हुआ था, ने हमें इम्फाल में एक राहत कैंप तक पहुंचने में मदद की। कैंप उन परिवारों से भरा था जिन्होंने अपने घर, अपने प्रियजन, अपनी शांति खो दी थी। हमने दो समुदायों, मेइतेई और कुकीज को देखा, जो अब डर और शक की दीवार से अलग हो गए थे। वे भाई जो सदियों से एक साथ रहते थे, अब दुश्मन थे। हम 2 दिन तक रुके, जहां तक हो सका मदद की, पानी और कंबल बांटे। लेकिन हम जानते थे कि हमें जाना था। हमारी मौजूदगी उनके गहरे सामूहिक दर्द पर एक दखल अंदाजी जैसी लग रही थी। यह एक घाव था जिसे भरने में बहुत समय लगेगा। सिंगापुर वापस जाने की यात्रा खामोश थी। हम अगल बगल बैठे थे,
लेकिन हम में से प्रत्येक अपने विचारों में खोया हुआ था। मणिपुर की खूबसूरत पहाड़ियां बादलों के नीचे गायब हो गईं। मैं यहां अपनी जड़ें खोजने आया था, अपने घर से एक कनेक्शन खोजने। मैंने उसे पाया था, लेकिन सबसे भयानक तरीके से। मैंने जमीन की सुंदरता देखी थी और मैंने उस नफरत की बदसूरती देखी थी जो उसे फाड़ सकती थी। हरी घाटियों की यादें अब आग की लाल छवियों और चीखों की आवाजों के साथ हमेशा के लिए मिल गई थीं। सिंगापुर में हमारे साफ, व्यवस्थित अपार्टमेंट में वापस चुप्पी बहुत तेज थी। मीरा और मैंने एक दूसरे को गले लगाया और पहली बार जब से यह सब शुरू हुआ था, हम रोए। हम उन लोगों के लिए रोए जिन्हें हमने पीछे छोड़ दिया था, हिंसा से दागदार खूबसूरत जमीन के लिए और उस मासूमियत के लिए जिसे हमने खो दिया था। इस अनुभव ने हमें बदल दिया। इसने हमारे दिलों पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया और इसने मुझे एक सवाल के साथ छोड़ दिया जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता। एक सवाल जो हर दिन मेरे दिमाग में गूंजता है, क्यों हम धर्म और राजनीति को अपने बीच दीवारें क्यों बनाने देते हैं? हम नफरत को क्यों कुछ वोटों के लिए भड़काई गई उन घरों को जलाने देते हैं जिन्हें हमें साझा करना चाहिए?